हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस। जो हमारा चैप्टर होगा वो कौन सा होगा? सेल होगा। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? सेल क्या होते हैं, सेल की खोज किसने की, सेल के कितने टाइप्स होते हैं, सेल के कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं यानी कि पार्ट्स कौन से होते हैं, उसका मेन फीचर्स क्या होता है यानी कि उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात कर दी जाए सेल वर्ड कहाँ से आया, ठीक है, तो 1665 के अराउंड एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक था। इन्होंने क्या किया, जो पेड़ होता है, ठीक है, पेड़ का जो स्टेम होता है यानी कि तना होता है, उसके ऊपर का पार्ट जिसे छाल बोला जाता है यानी कि बार्क बोलते हैं, उसको हटा करके जब अंदर का पार्ट यानी कि कॉर्क को ले करके अंडर द माइक्रोस्कोप रखा यानी कि माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो उन्हें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आया जैसे ही हनी बी का क्या होता है? छत्ता होता है, यानी कि मधुमक्खी का क्या होता है? छत्ता होता है। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि जैसे ही ये क्या होता है, इस पेड़ का जो स्ट्रक्चर है इस छोटे छोटे कंपार्टमेंट से यानी कि स्ट्रक्चर से बना है, वैसे ही हम ह्यूमन बॉडी का यानी कि मनुष्य का क्या होता है? पूरा शरीर इसी ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलकर बना होता है। उसी टाइम पे उन्होंने क्या कर दिया था, ये बता दिया था कि जो मनुष्य का शरीर होता है वो छोटे छोटे पार्ट से बना होता है, और उस सबसे छोटे पार्ट को उन्होंने क्या नाम दे दिया था? तो सेल नाम दे दिया था। ठीक है, क्या दे दिया था? सेल दे दिया था। ठीक है, तो अब अगर बात कर दी जाए कि सेल का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, तो सेल का डेफिनेशन की अगर बात कर दी जाए तो जो सेल होता है वो जीवधारियों के आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। यानी कि जो सेल होता है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी लिविंग का। ठीक है, और जितने भी संसार में जितने भी छोटे छोटे जीव होते हैं वो क्या होते हैं? उनका शरीर इन्हीं छोटी छोटी कोशिकाओं से यानी कि मिलियन ऑफ कोशिकाओं, लाखों कोशिकाओं से इनका क्या होता है? निर्माण होता है। अब जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने क्या किया था? मृत कोशिका की खोज की थी। अब आप कहेंगे मृत क्यों? क्योंकि पेड़ जो होता है वो क्या होता है? वो तो लिविंग थिंग्स में काउंट होता है। लेकिन अगर आप ही बताइए, अगर हम अपने पूरे बॉडी को काउंट करें तो हमारा बॉडी क्या होगा? लिविंग होगा। लेकिन अगर मेरे हाथ को काट दिया जाए, उसको साइड कर दिया जाए, तो क्या ये मेरा हाथ लिविंग होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार जब पेड़ के स्टेम का यानी कि जब उसका कॉर्क लिया गया था, उस पर स्टडी की गई थी, तो उसका नाम उन्होंने सेल रखा था। तो वो कैसे लिविंग हो सकता है? ठीक है, तो यानी कि जो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की खोज की थी वो कैसी थी? वो डेड सेल थी। कैसी थी? डेड यानी कि मृत कोशिका थी। अब कोशिका का हमको डेफिनेशन पता हो गया, यानी कि आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को ही क्या कहते हैं? तो कोशिका कहते हैं। और जो ह्यूमन का जो बॉडी बनता है वो कैसे बनता है? मिलियन ऑफ सेल यानी कि लाखों कोशिकाओं से उनका बॉडी का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? यानी कि स्टडी ऑफ सेल क्या कहते हैं? तो उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल उसे क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था, किंतु इन्होंने मृत कोशिका से की थी। क्यों किया था? आपको क्लियर हो गया। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। और सर्वप्रथम अगर जीवित कोशिका की बात कर दी जाए तो कौन से साइंटिस्ट आए थे? उनका नाम क्या था? एंटोनियो ल्यूवेनहॉक। एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने 1664 में क्या किया था? जीवित कोशिका की खोज की थी। और ये कहाँ पर किया था? तो इन्होंने पॉन्ड वाटर में किया था। ठीक है, कहाँ किया था? पॉन्ड वाटर में। ठीक है, यानी कि कुएं के पानी में किया था। ठीक, आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत दो साइंटिस्ट मिलकर दिए थे। एक थे स्लाइडन, ठीक है, और दूसरे कौन थे? सॉन थे। ठीक है, बस इतना याद रखिए। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो स्लाइडन और सॉन के द्वारा दिया गया था। इसमें कुछ बातें कही गई थी कि जो जीव की उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? तो सेल से होती है, जो कि क्लियर हो चुका है। और जो इनका शरीर होता है या तो एक कोशिका से या तो बहुत सारे यानी कि बहुकोशिकीय से बना होता है।
अब जो कोशिका होती है वो क्या होती है, फ्री होती है, ठीक है। कोशिका जो होती है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। और सभी कोशिकाएं मिल करके क्या करती हैं, काम करती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जीव का निर्माण बनता है। क्या एक छोटी कोशिका मिल करके कोई एक बॉडी बना सकती है? यानी कि जब सेल होते हैं तो सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू किसके क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, तब जा करके ह्यूमन का बॉडी पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट दिया है, कोशिका की उत्पत्ति में केंद्रक का मुख्य कार्य होता है, ठीक है। ऐसे ही क्या बोला जाता है, सृष्टिकर्ता बोला जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी में क्या होते हैं, डीएनए होता है, ठीक है। और डीएनए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी नए जीव के फॉर्मेशन के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है, ऑस्ट्रिच एग होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो स्पर्म होती है, जिसे क्या कहा जाता है, शुक्राणु कहा जाता है। लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो ओवम, जिसे क्या कहा जाता है, अंडाणु कहा जाता है, ठीक है। अब मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो वो न्यूरॉन होती है, जिसे तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। देखिए, अगर सबसे छोटी कोशिका की तो माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका तो कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रिच एग हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी तो स्पर्म, मानव शरीर की सबसे बड़ी तो कौन सा हो जाएगा, एग होगा। और मानव शरीर की सबसे लंबी तो कौन सा होगा, न्यूरॉन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो हमें डिस्कस करना है वो क्या है, सेल वॉल। अब आपके माइंड में आएगा ये सेल वॉल क्या होता है, तो उसके पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे देखिए एक इमेज आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल, और यहाँ पे क्या लिखा है, जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल। आपको यहाँ पे 2 लेयर दिखाई दे रहे होंगे, ये पहला लेयर है इसका, ठीक है, और ये अंदर का, इसमें 2 लेयर दिखाई दे रहे होंगे। एक सेकेंड, इसमें आपको 2 लेयर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अगर यहाँ बात कर दी जाए तो केवल एक ही लेयर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पादप कोशिका में क्या होता है, 2 लेयर होते हैं, ठीक है, 2 लेयर होते हैं। पहला जो लेयर होता है वो किससे बना होता है, तो वो सेल वॉल का बना होता है, ठीक है। किससे बना होता है, एक सेकेंड, वो किससे बना होता है, कोशिका भित्ति का बना होता है, ठीक है, कोशिका भित्ति का बना होता है। और जो अंदर का लेयर होता है वो क्या होता है, वो सेल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि उसे अर्धपारगम झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होता है। अगर इसमें देखा जाए यानी कि जंतु कोशिका में, तो इसमें केवल आपको एक ही लेयर दिखाई देता है। यहाँ पे जो क्या होता है, पहला लेयर सेल कोशिका भित्ति वो नहीं होती है, तो इसमें क्या पाया जाता है, केवल सेल मेम्ब्रेन ही पाया जाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। पादप कोशिका में 2 लेयर पाए जाते हैं, कौन कौन सा, एक कोशिका भित्ति होती है और एक अर्धपारगम झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन होता है। जंतु कोशिका में केवल एक ही लेयर होता है और वो कौन सा होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पे कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है टेट में 2019 के पेपर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि कोशिका भित्ति क्या होती है, क्या रोल प्ले करती है। तो किस में पाई जाती है, तो केवल पादपों में पाई जाती है। ये किस में नहीं होती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। यह किसकी बनी होती है, तो यह सेलुलोज की बनी होती है। देखिए, कोशिका भित्ति अगर पादप की बात कर दी जाए तो ये सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन अगर कवक की बात कर दी जाए, अगर कवक की बात कर दी जाए तो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो वो काइटिन की बनी होती है। क्वेश्चन पूछा गया है किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। आगे देखिए, यह कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करता है, ठीक है, यानी कि उसका शेप और क्या बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है। साथ साथ ये क्या करता है, पेड़ को, ठीक है, प्लांट को कठोरता भी प्रदान करता है, यानी कि रिजिडिटी भी प्रदान करता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे दूसरा हमको क्या पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन पढ़ना है। मैंने बताया कि प्लांट सेल में 2 लेयर होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में केवल एक ही लेयर होता है। अब वो कौन सा लेयर पाया जाता है, तो वो सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है।
सॉरी मैंने वहाँ पे अर्धपारगम झिल्ली बता दिया था, रियली सॉरी। वो क्या होता है, कोशिका झिल्ली होती है। अब देखिए कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं, इसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। यानी कि देखिए ये कौन सी झिल्ली है, यही क्या है, कोशिका झिल्ली है। ठीक है, इसमें क्या होता है, या जंतु तथा पादप में दोनों में पाया जाता है, ऑब्वियसली पाया जाएगा क्योंकि प्लांट में क्या होते हैं, दोनों होते हैं, तो उसमें भी पाया जाएगा। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ को नियंत्रण करता है, यानी कि कौन से पदार्थ क्या होंगे, अंदर जाएंगे, कौन से नहीं जाएंगे। अगर मान लीजिए ये जो लेयर है, एक सेकेंड, अगर ये लेयर है बहुत ज़्यादा सॉलिड होता, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइट होता, तो बाहर से जो भी मटेरियल जा रहा है क्या वो अंदर जा पाता, नहीं जा पाता। तो इसीलिए ये क्या होता है, अर्धपारगम होता है, सेमी परमिएबल होता है। इसका मतलब यह मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करता है, यानी कि कौन से पदार्थ अंदर जाएंगे और कौन से, एक सेकेंड, कौन से पदार्थ अंदर जाएंगे और कौन से पदार्थ अंदर बाहर आएंगे, इसका निर्धारण कौन करता है, तो कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली करती है। ठीक है, ये किस में पाई जाती है, तो ये दोनों में पाई जाती है, यानी कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, दोनों में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या आता है, हमको पढ़ना है केंद्रक। देखिए सबसे पहले अगर आप अभी आपने देखा कि ये मान लीजिए क्या था, अभी ये सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, ये क्या था, सेल मेम्ब्रेन था। ठीक है, और इसी के अंदर क्या पाया जाता है, तो इसी के अंदर पाया जाता है केंद्रक। ठीक है, अब केंद्रक क्या होता है, यह कोशिका के मध्य में पाया जाता है। ठीक है, यह कोशिका के मध्य में पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और ये क्या होता है, दोनों में पाया जाता है, यानी कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, ये दोनों में पाया जाता है। कोशिका का सबसे प्रमुख अंग क्या होता है, तो केंद्रक होता है। क्यों होता है, क्योंकि कोशिका के अंदर क्या काम करने हैं क्या नहीं, उसको नियंत्रण कौन करता है, यानी कि कंट्रोल कौन करता है, तो केंद्रक ही करता है। ठीक है, कौन करता है, केंद्रक ही करता है। ठीक, इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कोशिका यानी कि केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। डेट इतना नहीं इम्पॉर्टेंट है, लेकिन किसने किया था ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट होगा और रॉबर्ट ब्राउन में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसी में क्या होते हैं, यानी कि कोशिका के अंदर ही क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका के अंदर ही क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, 70 से 80% प्रोटीन होता है, 10% डीएनए होता है और 2 से 3% क्या होता है, आरएनए होता है, और 3 से 5% में क्या होते हैं, लिपिड होते हैं। लिपिड मतलब क्या होगा, फैट्स होता है। ठीक है, ये इतना डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये इसे क्या कहा जाता है, तो कोशिका का दिमाग कहा जाता है। खोज ने किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये किस में पाया जाता है, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में, दोनों में पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमको कौन सा ऑर्गेनेल्स पढ़ना है, तो वो है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, यानी कि अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। ठीक है, अब ये क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि मान लीजिए ये क्या होता है, कोई सेल होता है। ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। तो इसी केंद्रक के क्या होता है, इसी के अराउंड कुछ स्ट्रक्चर ऐसे फैले हुए नज़र आते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे सेल में होते हैं। ठीक है, किसी एक ही साइड पे होता है, और कभी कभी पूरे कहीं थोड़े कम होते हैं, एक साइड पे बहुत ज़्यादा होता है, एक साइड पे बहुत कम होता है। ठीक, तो ये क्या करते हैं कि जो राइबोसोम होते हैं वो क्या करते हैं, इसी पर होते हैं। सबसे पहली बात कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कितने टाइप का होता है, तो ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है SER और दूसरा क्या होता है, RER। ठीक है, एक कौन सा होता है, SER होता है, एक RER। SER मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और RER मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब ये क्यों इसको स्मूथ कहा गया और क्यों इसको रफ कहा गया है, तो रफ इसलिए कहा गया है, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ऐसे होते हैं जहाँ पे उस पर दाने जैसी ऐसी संरचना पाई जाती है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पे दाने जैसी संरचना पाई जाती है उसी के क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलते हैं। और जो ये दाने जैसी यानी कि ऐसे डॉटेड जैसी आपको संरचना दिखाई दे रही है, इसी को क्या बोलते हैं, तो राइबोसोम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि राइबोसोम कहाँ पाया जाता है,
तो राइबोसोम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाया जाता है। अब कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आगे बात कर दी जाए। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? तो किथ पार्टर, अल्बर्ट क्लाउड और अर्नेस्ट फूलम ने किया था। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जानिए कितने टाइप का होता है और ये कहाँ से फैला होता है। तो न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, एक वहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। कितने टाइप का होता है? तो ये 2 टाइप का होता है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। और राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमें यहाँ पर वही पढ़ना है कि राइबोसोम क्या होते हैं। आई होप आपको पहले ही क्लियर हुआ होगा कि अब राइबोसोम क्या होते हैं, मुझे बताने की अगेन ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ एक बार रीड कर देते हैं। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती हैं। डिफरेंसेस आप समझते चलिए कि कौन सा पाया जाता है, कौन सा किस में नहीं, अब्सेंट होता है। जैसे सेल वॉल क्या होता है? प्लांट सेल में तो पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है? अब्सेंट होता है। लेकिन अगर राइबोसोम की बात कर दी जाए तो वो दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, केंद्रक की बात कर दी जाए, दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? इसकी खोज किसने की थी? तो जॉर्ज ई पैलेट ने किया था। ठीक है, इसीलिए राइबोसोम को क्या बोलते हैं? पैलेट पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। यह कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। ठीक है, क्या होता है? सबसे छोटा अंग होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि राइबोसोम किसका बना होता है? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड, और किससे बना होता है? एसिड से बना होता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्यों प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण करना यानी कि सिंथेसिस करना राइबोसोम का क्या होता है? मेन कार्य होता है। अब मैंने आपसे डिस्कस कर दिया सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, फिर इसके बाद राइबोसोम, ये आपको डिस्कस कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, राइबोसोम भी कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है 70S और दूसरा क्या होता है? 80S। देखिए, ये ध्यान रखिएगा, जो 70S होता है ये क्या होते हैं? आकार में छोटे होते हैं। और 80S क्या होता है? ये आकार में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात कर दी जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया, ठीक है, इसमें जो राइबोसोम होते हैं वो किस टाइप्स के होते हैं? तो वो 70S टाइप के होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात कर दी जाए जो विकसित पौधे होते हैं उनमें राइबोसोम कैसा होता है? तो वो कैसे होते हैं? 80S टाइप के होते हैं। ठीक है, बस इतना ही आप जानिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो सबको पसंद आता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और सब एक पॉइंट तो इसका बहुत फेमस है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात, इसकी खोज किसने की थी? ठीक है, तो इसकी खोज की थी अल्टमान ने। ठीक है, लेकिन ये इसकी खोज 1880 ईस्वी में कॉलिकर के द्वारा की गई थी। लेकिन इसकी उपस्थिति को किसने बताया था? तो अल्टमान ने बताया था। ज़्यादातर अल्टमान का ही नाम देता है। ठीक है, 1898 में सी बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। देखिए, खोज किसने की थी और नाम किसने रखा? अलग अलग है। तो खोज किसने किया? अल्टमान ने किया, लेकिन नामकरण उसका किसने किया था? तो सी बेंडा ने किया था। यह कोशिका द्रव में पाई जाने वाली गोलाकार अथवा सूत्राकार रचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली, मतलब ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसकी कितनी लेयर होती हैं? तो 2 लेयर होती हैं। देखिए, आपको एक अंदर से ऐसे दिखाई दे होगा और ये बाहर होगा। ठीक है, तो बाहर वाली झिल्ली होती है, ठीक है, उसे बाहरी झिल्ली कहते हैं, और जो अंदर की झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं? अंतर झिल्ली कहते हैं। ठीक है, दोहरी झिल्ली होती है। तथा इन उभारों को क्रिस्टी कहा जाता है। क्वेश्चन किया जाएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? जो उभार होते हैं बीच में ऐसे बने होते हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्रिस्टी कहा जाता है। साथ साथ इसे क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मैक्सिमम एनर्जी मिलती है सेल को वो कहाँ से मिलती है? तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। और किस फॉर्म में मिलती है? तो ATP के फॉर्म में मिलती है, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बताइए, क्या ये दोनों में पाया जाएगा, यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में पाया जाएगा या किसी एक में पाया जाएगा? तो ये क्या होता है? दोनों में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे वही पॉइंट लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है,
क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, ऊर्जा को उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन जो होता है यानी कि रेस्पिरेशन जो होता है वो एटीपी के फॉर्म में होता है, और इसमें जो फूड होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है यानी कि ऑक्सीकरण होता है। कोशिका के भीतर जो श्वसन होता है यानी कि क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, वो एटीपी के फॉर्म में होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। अब एटीपी क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमको जो पढ़ना है कौन सा पार्ट्स, कौन सा ऑर्गेनल्स होगा, तो वो लाइसोसोम होगा। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो क्रिस्टियन डी दुबे ने किया था। ठीक है, ये क्या करता है, इसका मेन जो फंक्शन होता है, ये कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है यानी कि डाइजेशन का काम करता है। इसके अंदर से एक एंजाइम निकलती है जो क्या होती है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती है, और ये क्या करता है, जब सेल के अंदर कोशिका को कोई ऐसा पार्ट्स होता है जो वर्क नहीं करता है तो उसको ये क्या करता है, किल करता है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब कोशिका के अंदर ये क्या करता है, कोई सेल मतलब पूरा सेल काम नहीं करता है तो ये क्या करता है, उसको किल करने लगता है। और किल करने के चक्कर में क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होता है यानी कि लाइसोसोम जो होता है उसके अंदर की एंजाइम वो फट जाती है, और जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होगा पूरे सेल में फैल जाता है, जिससे क्या हो जाती है, उस सेल की डेड हो जाती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग यानी कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो क्वेश्चन किया जाता है कि कोशिका के आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, सुसाइड बैग किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को ही कहा जाता है। खोज किसने की थी, क्रिस्टियन डी दुबे। कौन सा एंजाइम इसमें निकलता है, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम निकलता है। ठीक है, मेन काम क्या होता है, तो कोशिका के अंदर को डाइजेशन जो होता है उसको करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है गोल्जी बॉडी। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, गोल्जी काय कहते हैं। अब इसकी खोज किसने की थी, तो इन्हीं के नाम पे इसी का नाम रख दिया गया था। ठीक है, कैमिलियो गोल्जी ने 1898 में किया था। अब देखिए इसे क्या कहा जाता है, यह पदार्थों का परिवहन करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, यातायात में सहायक भी होता है, साथ साथ इसे यातायात प्रबंधक यानी कि मैनेजमेंट कहा जाता है। कैसे मैनेजमेंट करता है, तो जो भी क्या होता है, फूड होता है, जब वो डाइजेशन के बाद सेल से आगे बढ़ता है, ठीक है, सेल से आगे बढ़ता है तो वो उसकी क्या करता है, पैकेजिंग करता है। जैसे कोई भी सामान होगा वो उसकी पैकेजिंग करता है, जिससे बाहर के जो डस्ट होते हैं वो क्या हो, सेल के अंदर ना आ पाए। तो यानी कि ये ऐसा काम करता है कि कोई भी डस्ट जो है वो सेल के अंदर एंट्री ना कर पाए, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, यातायात का प्रबंधक कहा जाता है, यानी कि इसे मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक, क्यों कहा जाता है, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला यहाँ पे ऑर्गेनल्स है वो कौन सा है, तारककाय यानी कि सेंट्रोसोम। अब देखिए सेंट्रोसोम क्या होता है, यह किसमें केवल पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, यानी कि ये प्लांट सेल में नहीं होता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, तो सेल डिवीजन का यानी कि कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। और इसका शेप कैसा होता है, तो इसका शेप बेलन की तरह होता है, और ये कहाँ पे मौजूद होता है, तो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के पास मौजूद होता है। देखिए सेल डिवीजन भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि एक मियोसिस होता है और एक क्या होता है, माइटोसिस होता है। ठीक है, वो एग्जाम में नहीं आता, उसको इसका सिलेबस नहीं है तो उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं। तो सेंट्रोसोम क्या हुआ, केवल किसमें पाया जाएगा, जंतु कोशिका में पाया जाएगा। ठीक है, और कैसी संरचना होती है, तो बेलन जैसी होती है, न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। मेन फंक्शन इसका क्या होता है, तो ये सेल डिवीज़न का काम करता है। और सेल डिवीज़न कितने टाइप्स के होते हैं, बस दो होते हैं, एक समसूत्री विभाजन, एक अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनल्स है वो कौन सा है, वैक्यूल्स है। ठीक है, कौन सा है, वैक्यूल्स यानी कि राजधानी। ठीक है, अब इसको आप इंग्लिश में ही याद रखिएगा, वैक्यूल्स याद रखिएगा, इसके पहले जो सेंट्रोसोम था वही याद रखिएगा, इसको हिंदी भूल जाइए। ठीक, अगर बात करें यह क्या होती है, एक निर्जीव रचना होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक लिक्विड मटेरियल यानी कि पदार्थ भरा होता है जो एक झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है, वैक्यूल्स क्या होता है, एक प्रकार का द्रव पाया जाता है, वैक्यूल्स में एक प्रकार का लिक्विड पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, कोशिका रस। ठीक है, कोशिका रस बोलते हैं यानी कि सेल जूस बोलते हैं। और इसी कोशिका रस में क्या क्या मिक्सचर होता है इसका, तो ये जल होता है, खनिज लवण होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है, जल होता है, खनिज लवण होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। वैक्यूल्स क्या हुए, निर्जीव रचना होती है, लिक्विड भरा होता है, और एक क्या होता है, झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन से घिरा होता है। ठीक है, द्रव जैसी संरचना, और किसका मिक्सचर होता है, जल, खनिज और कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर होता है। देखिए अगर बात कर दी जाए
प्लांट यानी कि पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में, तो दोनों में वैक्यूल्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। लेकिन किसमें क्या होता है, जो प्लांट सेल होता है यानी कि पादप कोशिका में होता है, उसमें वैक्यूल्स बहुत बड़ा होता है। वैक्यूल्स इवन ये भी देखा जाता है कि जो प्लांट सेल होता है, आधा से ज़्यादा पार्ट कौन कवर रखता है, तो वो कौन रखता है, वैक्यूल्स ही रखते हैं। अब वैक्यूल्स का मेन फंक्शन क्या होता है, ये फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है। और प्लांट में तो बहुत बड़ा होता है, यानी कि फूड स्टोरेज कैपेसिटी वहाँ पे क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब एनिमल में क्या होता है, छोटा होता है। बस इतना फैक्टर दोनों में पाया जाता है। किस किस चीज़ का मिक्सचर होता है और कैसा होता है, ये लिक्विड होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनल्स है वो कौन सा हो जाएगा हमारा, प्लास्टिड यानी कि लवक, ठीक है। और ये किसमें केवल पाया जाता है, तो केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, ठीक। अब कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। देखिए, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हरित लवक होता है, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है अवर्णित लवक होता है, और क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो वर्णित लवक होता है। मैं तो आपको यही सजेशन करूँगी कि आप इसका इंग्लिश ही वर्ड कैप्चर करिए, ठीक है। अब अगर बात कर दी जाए क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, तो यही मेन पार्ट होता है जिससे प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे पाया जाता है, तो पत्ती तथा तने में पाया जाता है, ठीक है। इसी के अंदर क्या होता है, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल होता है, और इसी के द्वारा क्या करते हैं, जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और इसी क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है, पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखिए हमको पता है प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस होता क्या है, मेनली उनका लीफ में होता है, और लीफ में ही क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो अगर क्लोरोफिल पार्ट जो जहाँ पे पाया जा रहा है, और वही क्या कर रहे हैं, फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वही क्या होंगे, रसोई घर कहलाएंगे। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है, पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, ठीक है। तो प्लास्टिड क्या हुए, केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा। कितने टाइप्स के हुए, 3 हुए। कौन कौन से, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो पत्तियों और तनों में पाए जाएगा। और वहीं पत्तियों और तनों में हमको पता है क्लोरोफिल पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस भी वहीं से होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, ल्यूकोप्लास्ट। अब देखिए ये क्या होता है, रंगहीन होता है, कभी कभी वाइट भी लिखा होता है, ठीक है, रंगहीन या वाइट कलर इसका होता है। यह पौधे के उन भाग में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच सकता है। तो सूर्य का प्रकाश कहाँ नहीं पहुँच पाएगा, तो जड़ में ही नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। तना में कहीं कहीं पहुँचता है, कभी कहीं नहीं होता है, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो फूड स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, फूड स्टोरेज का काम करता है। और अभी इसके पहले मैंने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा है, तो वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, यानी कि फूड बनाने का काम कौन करेगा, तो वो क्लोरोप्लास्ट करेगा। और फूड को स्टोर कौन करेगा, तो वो ल्यूकोप्लास्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा आ जाता है हमारा, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। कौन सा होगा, क्रोमोप्लास्ट। ये रंगहीन प्लास्टिड होता है, यानी कि ये क्या होगा, कलर्ड पार्टिकल होता है। और यह क्या करता है, यह लवक प्रदान करता है, यानी कि कलर प्रदान करता है किसी पुष्प को, यानी कि फ्लावर को और सीड को। इसीलिए जो टमाटर होता है, टमाटर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और मेनली वो किस प्लास्टिड के कलर से होता है, यानी कि किसकी वजह से होता है, तो वो लाइकोपिन की वजह से होता है। गाजर का जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, कैरोटीन के कलर से होता है। चुकंदर का कलर जो होता है वो विटामिन की कलर से होता है। अब मेनली इसमें रोल कौन प्ले कर रहा है, अब देखिए इनका कलर पार्टिकल है, तो जाहिर सी बात है क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो क्या करता है, पिगमेंट देता है, ठीक है। और इसी की वजह से क्या होते हैं, अलग अलग कलर की चीज़ें होती हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। अगेन मैं एक बार आपको बता देती हूँ। क्लोरोप्लास्ट क्या हुआ, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, तो कहाँ पे पाया जाएगा, यह लीफ में और स्टेम में पाया जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो रंगहीन यानी कि वाइट पार्टिकल होता है, और ये उन भाग में पाया जाएगा जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच सकता। तो कहाँ पे नहीं पहुँचेगा, रूट में नहीं पहुँचेगा, यानी कि जड़ में नहीं पहुँचेगा। और वहीं पे क्या होता है, फूड को स्टोर, यानी कि फूड वो स्टोर वहीं पे होता है जहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट होता है। इसके बाद आता है क्रोमोप्लास्ट। तो ये क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को पिगमेंट प्रदान करते हैं, यानी कि कलर देते हैं। तो यानी कि जो फूल होता है और जो सीड्स होते हैं उसका कलर मेनली किसकी वजह से होता है, तो वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब यहाँ पे देखना हमें
कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या समानता यानी कि इक्वालिटी होती है। ठीक है, तो अगर देखा जाए प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में क्या क्या कॉमन होता है, तो दोनों में क्या पाया जाता है, केंद्रक यानी कि क्या, न्यूक्लियस पाया जाता है। कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है। सेल वॉल क्या होता है, अब अनुपस्थित होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। राइबोसोम पाया जाता है। गोल्जी बॉडी, राजधानी और तारककाय यानी कि सेंट्रोसोम। तो वैक्यूल्स हो गया और क्या हो गया, सेंट्रोसोम दोनों में पाया जाता है। ठीक है, अब कौन सा ऐसा पार्ट है जो पाया नहीं जाता, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कोशिका भित्ति, यहाँ पे पाई जाती है और यहाँ पे नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती और पादप कोशिका में पाई जाती है। इसके माध्यम से आपको एक इमेज बन गया होगा कि कौन सा क्या क्या उसमें इक्वालिटी होती है, कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं और क्या नहीं पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात करते हैं, जो सेल होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक कौन सा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है और दूसरा कौन सा होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल, देखो प्रो मतलब होता है क्या, प्रिमिटिव यानी कि प्राथमिक, और कैरियन मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस यानी कि एक ऐसा सेल जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, डेवलप नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस डेवलप्ड होता है। अब देखिए यू मतलब क्या होता है, वेल डेवलप्ड, और कैरियन मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस, तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस डेवलप्ड होता है। देखिए अगर बात की जाए अब इसमें प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस डेवलप क्यों होता है, और यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस जो होता है वो डेवलप क्यों नहीं होता है, और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस क्यों डेवलप होता है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है उसमें उसके बाहर जो झिल्ली होती है यानी कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वो नहीं होती है। अगर कोई चीज़ें उसे रिजिडिटी यानी कि दृढ़ता प्रदान करने वाली हो ही नहीं रहेगी तो क्या वहाँ पे वो सेल वो एग्जिस्ट करेगा कि वो पूरे सेल में फैला रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन न रहने की वजह से क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस डेवलप्ड नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर यूकैरियोटिक में देखा जाए तो यहाँ पे क्या क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन डेवलप्ड होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डेवलप्ड होता है, इसीलिए इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस भी डेवलप्ड होता है। एक डिफरेंस तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ से इसमें केंद्रक अविकसित होता है, अविकसित मतलब कम डेवलप्ड होता है, और इसमें क्या होता है, केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। क्यों होता है मैंने आपको बता दिया, सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की ही वजह से। ठीक, इसमें क्या होता है, कोशिकाएं अर्ध विकसित होती हैं, और इसमें क्या होती हैं, कोशिकाएं यानी कि जो सेल होती हैं वो वेल डेवलप्ड होती हैं। राइबोसोम जो होता है यहाँ पे 7 यस टाइप का होता है, लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल की बात कर दी जाए तो इसमें राइबोसोम जो होता है वो 18 यस प्रकार का होता है। मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन्स का सिंथेसिस करता है। वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो 17 यस होते हैं और 18 यस होते हैं। 5th पॉइंट की बात कर दी जाए तो इस पे जो रेस्पिरेशन होता है यानी कि श्वसन तंत्र होता है वो झिल्ली में होता है यानी कि एक मेम्ब्रेन में होता है। लेकिन अगर बात कर दी जाए यूकैरियोटिक कोशिका में जो क्या होता है, इसमें रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, माइक्रोप्लाज्मा होता है। और इसकी एग्जाम्पल की बात कर दी जाए तो इसमें क्या होंगे, पौधे होंगे और जीव होंगे। देखिए हम जो प्लांट सेल और एनिमल सेल अभी पढ़ के आए हैं वो किसके टाइप्स होते हैं, तो वो यूकैरियोटिक के टाइप होते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स जो सेल से रिलेटेड टॉपिक है जो एग्जाम में पूछे गए हैं उसको हम कुछ क्वेश्चन है डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो क्या अब भी कोई प्रॉब्लम है, तो किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यहाँ देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी क्या लिखा हुआ है, सूत्रकणिका। इससे अच्छा क्या है, आप इंग्लिश ही लेके चलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है। देखिए अब कौन कौन सा है, कोशिका झिल्ली है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है और क्या है, लाइसोसोम है। तो क्या बताइए, मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो दोनों में पाया जाता है, तो ये तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में पाया जाता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लाइसोसोम भी मैंने बताया था, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन प्लास्टिड किस में पाया जाता है, प्लास्टिड जो है वो किस में पाया जाता है, वो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। अभी मैंने डिस्कस किया और टोटल कितने टाइप्स के बताए थे, 3 बताए थे, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा होता है। तो
तो मैंने बताया था कि केंद्रक ही होता है जो क्या करता है, पूरे कोशिका को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक की सतह पर उपस्थिति के कारण वह खुरदुरी होती है। अब क्यों होती है, मैंने आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कितने इसके पार्ट्स होते हैं, तो 2 होते हैं, RER और SER। अब जो वो रफ होता है यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम रफ जो होता है वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है, तो बताइए प्रोटीन को सिंथेसाइज कौन करता है, तो प्रोटीन को सिंथेसाइज भी कौन करता है, राइबोसोम ही करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन MTS में पूछा गया, SSC CPO में, UP PCS जूलॉजी इसमें भी पूछा गया है। तो बताइए वो कौन सा पार्ट है, तो लाइसोसोम को ही क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो कोशिका में जो क्या होते हैं डेड सेल होते हैं उसको क्या करता है, नष्ट करता है। जब पूरी कोशिका ही नहीं काम करती है तो ये क्या करता है, उसको नष्ट करने के लिए वो खुद ही फट जाता है। तो जब खुद ही फट जाएगा तो उसमें क्या होता है, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है वो पूरी कोशिका में फैल जाती है, इसलिए वो क्या होती है, पूरा सेल ही क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग ऑफ सेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो मैंने बताया था स्लाइडन और स्वॉन नाम के वैज्ञानिक ने ही क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला गुण नहीं है। ठीक है, अब देखिए केंद्रक सभी में पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली ये भी पाया जाता है, कोशिका द्रव यानी कि क्या होगा, सेल लिक्विड, तो ये भी पाया जाता है। लेकिन अगर कोशिका भित्ति की बात कर दी जाए तो ये केवल किस में पाया जाता है, तो ये केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन होगा हमारा ए। पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। कवक किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोशिका सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो स्टडी ऑफ सेल क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी, क्या भी डाउट है, तो क्या हो जाएगा हमारा, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है, तो हमने क्या डिस्कस किया था, जो शुतुरमुर्ग का अंडा है वो सबसे बड़ी क्या है, कोशिका है। लेकिन अगर मानो कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी, तो वो क्या होगी, ओवम होगी। लेकिन सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी, तो वो क्या होगी, न्यूरॉन होगी, यानी कि तंत्र होगी। आई होप आपको ये क्लास पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा क्लास पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और कोई गलती हो गई होगी तो उसके लिए क्षमा भी कीजिएगा। थैंक यू क्लास।